हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज सर एक बार फिर लक्ष्य 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कुइपर बेल्ट, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड्स, पुच्छल तारा यानी कॉमेट्स एवं उल्का। इनको समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझना जरूरी है। हमारे सौरमंडल के जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ये जो हमारा सौरमंडल आप देख रहे हैं, हमारे सौरमंडल के जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनको हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? पहला है क्लासिकल प्लैनेट्स, दूसरी की श्रेणी है प्लूटोन्स या प्लूटोइड, और तीसरी श्रेणी है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। तो हमने अपने सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंडों को इन्हीं 3 श्रेणियों में बांटा है। क्लासिकल प्लैनेट्स की श्रेणी में कौन कौन से आकाशीय पिंड आते हैं? जो भी हमारे ग्रह हैं, 8 जो हमारे ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों को हम क्लासिकल प्लैनेट्स की श्रेणी में रखते हैं। 8 ग्रह कौन कौन से? 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो 8 आकाशीय पिंड आप देख रहे हैं, इन 8 ग्रहों को हमने क्लासिकल प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा है। अब दूसरी श्रेणी आती है प्लूटोन्स या प्लूटोइड। प्लूटोन्स या प्लूटोइड श्रेणी क्या है? आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि प्लूटो 2006 से पहले प्लूटो भी ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन प्लूटो ग्रहों के जो नियम होते हैं उसका वो पालन नहीं कर रहा था। ग्रहों का क्या नियम होता है? ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं और जो ग्रह होते हैं वो दूसरे के कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन प्लूटो जो है, यहाँ से अगर प्लूटो को आप देखिए तो प्लूटो जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते ये जो वरुण ग्रह की कक्षा है उसका भी अतिक्रमण कर लेता था। इसलिए हमने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। फिर प्लूटो जैसे ग्रहों के लिए हमने एक अलग से श्रेणी बना दिया और उसी श्रेणी को हमने कहा प्लूटोइड। यानी प्लूटोन्स या प्लूटोइड जो श्रेणी है उसमें कैसे ग्रह रखे जाते हैं? प्लूटो जैसे आकाशीय पिंड को हम प्लूटोइड या प्लूटोन्स की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे हम प्लूटोइड को अगर कहें तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वे आकाशीय पिंड जो कि वरुण ग्रह से दूर हो और उनका द्रव्यमान इतना हो और उनका गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वो लगभग गोल आकार धारण कर लिए हो और उनमें एक विशेष थोड़ी चमक हो। चमक कहाँ से आएगी? सूर्य का ही चमक, यानी सूर्य से बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, तो उनका एक चमक हो। तो ऐसे गोल आकाशीय पिंडों को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? प्लूटोइड श्रेणी में रखेंगे। तो अभी तक प्लूटोइड श्रेणी में प्लूटो और एरिस को रखा गया है। ये जो प्लूटो और एरिस आप देख रहे हैं, इनको हमने किस श्रेणी में रखा है? प्लूटोइड श्रेणी में। और इसके बाद तीसरा श्रेणी आता है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ये स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज क्या होते हैं? ये जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है और इस पट्टी में जो भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं उनको हम स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत रखते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अब ये 3 श्रेणियां तो आप क्लियर कर लिए हैं कि हमारे सौरमंडल के जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो इन्हीं 3 श्रेणियों में से कोई ना कोई होगा। क्लासिकल प्लैनेट्स जिसमें 8 ग्रहों को रखा गया है, प्लूटोन्स या प्लूटोइड श्रेणी जिसमें प्लूटो और एरिस को रखा गया है, यानी प्लूटो जैसे आकाशीय पिंडों को रखा गया है, और तीसरा है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज जो कि क्षुद्र ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंडों का जो है पट्टी है। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्षुद्र ग्रह। ये जो क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है इसको एस्टेरॉयड बेल्ट्स भी बोलते हैं। ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहां पर पाई जाती है? बृहस्पति और
मंगल ग्रह के बीच में। अच्छा, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी आई कहाँ से होगी? तो अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि बृहस्पति के टूटे हुए टुकड़ों से ही ये जो है क्षुद्र ग्रह आए हैं। यानी क्षुद्र ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह के टूटे हुए टुकड़ों से निर्मित हैं। अब ये जो क्षुद्र ग्रह आप देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह भी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। कभी कभी आपसे पूछता है परीक्षा में कि ये क्षुद्र ग्रह कैसी गति करते हैं, तो क्षुद्र ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और क्षुद्र ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। यानी ये अपना घूर्णन गति भी करते हैं और सूर्य के चारों तरफ कक्षीय गति भी करते हैं। तो इससे भी संबंधित कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनकी कक्षीय अवधि कितनी होती है, यानी कि अपने ऑर्बिट में एक चक्कर कितने समय में घूम जाते हैं। तो देखिए, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो लगभग 3.3 से 6 वर्ष के बीच में एक बार सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। यानी कक्षीय अवधि क्या होगी? 3.3 से 6 पार्थिव वर्ष। पार्थिव वर्ष का मतलब क्या? पृथ्वी पर जितने दिनों का वर्ष होता है उसके हिसाब से। घूर्णन गति अपने ही धुरी पर घूमने की अवधि कितनी होती है? कोई भी क्षुद्र ग्रह 2.5 यानी 2.5 घंटे से 85 घंटे के बीच में अपनी धुरी पर क्या करता है? घूम जाता है। ये जो क्षुद्र ग्रह आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम क्षुद्र ग्रह हैं, इसमें से हमको कुछ क्षुद्र ग्रहों का विशेष अध्ययन करना है। अब हम क्षुद्र ग्रहों को इतना विशेष रूप से क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में आप देखिए, क्षुद्र ग्रहों में जो है, क्षुद्र ग्रहों में निकिल, आयरन, कोबाल्ट और प्लेटिनम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि काफ़ी कीमती होते हैं। अब दिन पर दिन आप देख रहे हैं विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जब अंतरिक्ष में तमाम कॉलोनियाँ बनेंगी, लोग वहाँ पर जाकर के रहेंगे, तो अंतरिक्ष में बहुत सारे असेंबल पदार्थों की आवश्यकता होगी। यानी ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होगी कि जिससे कि वहाँ पर कोई चीज़ बनाया जा सके। तो चूँकि पृथ्वी से अंतरिक्ष तक किसी सामान को ले जाने में परिवहन का लागत बहुत ज़्यादा होगा, तो अगर वह जो वस्तुएं हैं अगर हमको क्षुद्र ग्रहों से ही प्राप्त हो जाएं, तो हमारा खर्चा भी कम होगा और आसानी भी हो जाएगी। तो आने वाले समय में क्षुद्र ग्रहों का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए क्षुद्र ग्रहों के बारे में हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब इन क्षुद्र ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट क्षुद्र ग्रह है सेरेस। ये जो सेरेस क्षुद्र ग्रह आप देख रहे हैं, इसको हम सीरस भी बोलते हैं। यह क्षुद्र ग्रह इतना बड़ा है कि इसको हम बौने ग्रह की श्रेणी में भी रखते हैं। बौना ग्रह किसे कहते हैं? बौने ग्रह की देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। बौना ग्रह उसे कहेंगे जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो, जिसका जो कक्षा है अपने पड़ोसी पिंड के कक्षा में स्थित हो और वह उपग्रह नहीं होना चाहिए। उसका गुरुत्वाकर्षण बल व द्रव्यमान इतना हो कि वह कैसा हो? गोल आकार धारण कर लिया हो। तो इस तरह से ये जो आप क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं, ये दूसरे की कक्षा में भी होकर के गुजरना चाहिए, कोई उपग्रह नहीं होना चाहिए। इनका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इतना होना चाहिए कि ये गोल आकार धारण कर लिए हों और सूर्य के चारों तरफ जो है घूम रहे हों। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बौना ग्रह कहेंगे। तो ये आकार में इतना बड़ा है सेरेस कि हम सेरेस को बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए, बौने ग्रह तो इसमें भी पाए जाते हैं। यानी ये जो आप बाहर पट्टी देख रहे हैं, इस बाहर जो ग्रहों की जो क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है, इस पट्टी को हम कुइपर बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो कुइपर बेल्ट आप देख रहे हैं, यानी वरुण ग्रह से आगे के जो भी आकाशीय पिंड हैं, वो एक आपको डिस्क नुमा पट्टी में दिखाई देते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? कुइपर बेल्ट कहते हैं। तो इस कुइपर बेल्ट में भी तमाम जो है बौने ग्रह पाए जाते हैं, जैसे कि प्लूटो है, एरिस है, मेकमेक है, हामी है। तो इसी तरह से ये भी एक बौना ग्रह है, लेकिन ये जो बौना ग्रह है ये प्लूटोइड श्रेणी का नहीं है, ये गैर प्लूटोइड श्रेणी का बौना ग्रह है। तो कभी कभी आपसे अगर पूछे कि गैर प्लूटोइड श्रेणी का बौना ग्रह कौन है, तो सीरस है या सीरस है। अच्छा, सर्वाधिक ये क्या है? सबसे ज़्यादा चमकीला
जो है क्षुद्र ग्रह है। अब सबसे ज़्यादा चमकीला बौनाग्रह भी कह सकते हैं आप इसको। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यानी ये इस पट्टी में, इस बेल्ट में जितने भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं अभी तक सबसे बड़ा आकार किसका है? इस सीरस का है। इसका व्यास कितना है? 1025 किलोमीटर है। अच्छा, सबसे पहले क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया था? देखिए, सबसे पहले क्षुद्र ग्रह की खोज किया था गुसेपी। ये कहाँ के थे? ये इटली के थे। तो सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज 1801 ईस्वी में गुसेपी ने किया था। ये गुसेपी कहाँ के थे? इटली के थे। और सबसे पहला क्षुद्र ग्रह जो खोजा गया था वो कौन था? सीरस ही था। तो अब आपको सीरस के बारे में तमाम बातों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह आता है इरोस। इरोस का देखिए आकार जो है काफ़ी अनियमित है। ये अगर आप इरोस के देखें तो इरोस 23 किलोमीटर चौड़ा और 21 किलोमीटर लंबा है। अनियमित होने का मतलब कि लगभग अनियमित आकार है, लेकिन फिर भी लगभग गोल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल नहीं है। अच्छा, इरोस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अमेरिका ने एक उपग्रह बनाया हुआ था नियर शुमेकर। ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने एक उपग्रह बनाया नियर शुमेकर, और अमेरिका ने उस उपग्रह को इस इरोस क्षुद्र ग्रह पर उतारा। तो किसी भी क्षुद्र ग्रह पर कोई सी उपग्रह को जो उतारने की प्रक्रिया है, ये बहुत ही विस्मयकारी प्रक्रिया, बहुत कठिन प्रक्रिया है। और ये कर दिखाया जो है अमेरिका ने अपना एक उपग्रह नियर शुमेकर को इसी क्षुद्र ग्रह पर उतारा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि अमेरिका ने अपने जो उपग्रह था नियर शुमेकर जो है उसको किस क्षुद्र ग्रह पर उतारा था? तो इरोस पर उतारा था। कब उतारा था? 2001 में। तो इरोस आकार अनियमित है। अमेरिका द्वारा निर्मित उपग्रह नियर शुमेकर को 2001 में इरोस पर उतारा गया था, इसलिए इरोस को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक क्षुद्र ग्रह है इटोवाका। इटोवाका, इसका पूरा नाम है इटोवाका 25143 क्षुद्र ग्रह। तो ये इटोवाका जो क्षुद्र ग्रह है, इस पर जो है जापान ने अपना एक अंतरिक्ष यान भेजा था हामाबुसा। ये हामाबुसा अंतरिक्ष यान जो है जापान ने बनाया था, और इस अंतरिक्ष यान को, हामाबुसा अंतरिक्ष यान को जापान ने इटोवाका क्षुद्र ग्रह पर भेजा। किस लिए? इटोवाका क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए। तो अभी हाल में एक परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि जापान द्वारा बनाया गया जो अंतरिक्ष यान हामाबुसा था वो किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था? तो ध्यान रखिएगा, इटोवाका क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ऐसे पृथ्वी के पास में कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक में 2-3 क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जो कि आपसे पूछता है कि पृथ्वी के नज़दीक के क्षुद्र ग्रह कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के नज़दीक में 3 क्षुद्र ग्रह जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं। एटेंस है, अपोलोस है। ध्यान रखिएगा, एटेंस, अपोलोस, अमोर्स, ये पृथ्वी के पास के क्षुद्र ग्रह हैं। अब क्षुद्र ग्रहों को पढ़ने के बाद अब हमारा काइपर बेल्ट के बारे में अध्ययन करना है। आइए, काइपर बेल्ट क्या है? काइपर बेल्ट मैंने पहले ही बता दिया कि वरुण ग्रह के बाहर का, अगर आप देखें तो बाहर आपको एक क्षुद्र ग्रहों की एक विशाल बेल्ट आपको दिखाई देगी जो कि डिस्क के नुमा दिखाई देता है। तो इसी को हम काइपर या कूपर बेल्ट कहते हैं। तो कूपर बेल्ट के 4 बौने ग्रह हैं। वो बौने ग्रहों को बहुत ध्यान से देखिए, प्लूटो है, एरिस है, मेकमेक है और हामी है। तो ये जो 4 बौने ग्रह हैं, इन बौने ग्रहों में प्लूटो एक ऐसा बौना ग्रह है जिसके कि 5 उपग्रह हैं। कौन है? चेरान है, स्टिक्स है, निक्स है, केरबेरास है और हाइड्रा है। तो कम से कम आपको प्लूटो का हाइड्रा जो है ये उपग्रह है, कम से कम अगर आपको 5 नाम याद नहीं है तो कम से कम हाइड्रा का नाम जरूर याद रखिए। और इसके बाद है एरिस, और इसके बाद है मेकमेक, और एक है हामी।
हामी देखिए अभी हाल ही में खोजा गया है, यानी नवीनतम 5वां वामन ग्रह है, यानी बौना ग्रह है, यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स है। और आकार में ये देखिए एक सिगार की तरह दिखता है। और इसके 2 उपग्रह हैं, एक है हाइका और एक है नमाका। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि बौना ग्रह जो है, बौने ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, तो 4 यहाँ के बौने ग्रह और एक गैर प्लूटोइड श्रेणी का बौना ग्रह, यानी कुल बौने ग्रहों की संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ से अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि हमने अपने सौरमंडल के आकाशीय पिंडों को 3 श्रेणियों में रखा है, बांटा है। एक क्लासिकल प्लैनेट्स, दूसरा प्लूटोन्स या प्लूटोइड, और तीसरा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, जिसमें कि प्लूटोइड जो श्रेणी है, प्लूटोइड श्रेणी में हमने मुख्य रूप से अभी तक केवल 2 ही आकाशीय पिंडों को प्लूटोइड श्रेणी में शामिल किया। किसको? प्लूटो को और एरिस को। चूंकि मेकमेक और हामी भी प्लूटोइड श्रेणी के ही सदस्य हैं, लेकिन हमने अभी इनको प्लूटोइड श्रेणी में नहीं रखा है, इनको हमने बौने ग्रह की श्रेणी में रखा है। तो है कि उल्का किसे कहते हैं? तो एक्चुअल में बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो क्षुद्र पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है, ये जो क्षुद्र पिंड हैं कभी कभी अपना रास्ता भटक करके पृथ्वी पर आने लगते हैं और पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं। और जो पृथ्वी पर आकर के ये क्षुद्र पिंड गिरते हैं, इन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। अब उल्का पिंड से कई बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जब ये क्षुद्र पिंड अंतरिक्ष में 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में उसे हम उल्का परमाणु की संज्ञा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई क्षुद्र पिंड अंतरिक्ष में 12 से 72 किमी प्रति सेकेंड की औसत गति से परवलयाकार मार्ग में गतिशील रहता है, तो उसे उल्का परमाणु की संज्ञा दी जाती है। अब ये उल्का परमाणु जो आप देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये बहुत दूर से नहीं आते हैं, यानी कुइपर बेल्ट से नहीं आते हैं, बल्कि ये कहाँ से आते हैं? यही जो हमारे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, इसी में से आते हैं। यानी उल्का परमाणु की उत्पत्ति सौर मंडल से ही होती है। अब ये जो उल्का परमाणु आप देख रहे हैं, जब ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी से लगभग 100 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पहुंचते हैं, तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं? जलने लगते हैं। और इस स्थिति में इसको हम नाम देते हैं टूटता तारा, यानी शूटिंग स्टार। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो घर्षण के कारण जलने लगता है, तो इसे उल्का या टूटता तारा, एक शब्द और इसके लिए यूज किया जाता है, लियोनिड। ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में भी पूछता है, टूटते तारे को लियोनिड की भी संज्ञा दिया जाता है, तो लियोनिड कहा जाता है। अब कभी कभी ये जो टूटता हुआ तारा है, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, और पृथ्वी जब यह अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है 12 से 72 किलोमीटर की गति से, तो इसको हम क्या कहते हैं? उल्का परमाणु। जब ये 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो फिर जलने लगता है, तो इसको टूटता तारा यानी शूटिंग स्टार, या फिर उल्का, या फिर क्या? लियोनिड। ध्यान रखिएगा, उल्का पिंड नहीं। जब ये जब पूरी तरह से जलता नहीं और पृथ्वी पर आके गिर जाता है, तब ये क्या होगा? तब इसको हम कहेंगे उल्का पिंड। अब उल्का पिंड आपने समझ लिया कि पृथ्वी पर जब आके गिरेगा तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। इसको उल्काश में भी बोलेंगे, यानी उल्का का बचा हुआ मटेरियल। जब उल्का आकाश में विखंडित होकर के बहुत तेजी से आवाज करता है, तब इस विस्फोट को हम क्या नाम देते हैं? इस विस्फोट को हम नाम देते हैं अग्निगेद या बोलाइट। ध्यान रखिएगा, जब उल्का पिंड कभी कभी अंतरिक्ष में विस्फोट कर जाते हैं बहुत तेजी से, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलाइट या अग्निगेद बोलाइट। अब जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड में लगभग 93% उल्का पिंड जो है पत्थर के होते हैं। तो 93% उल्का पिंड किसके बने होते हैं?
पत्थर के बने होते हैं, लेकिन कुछ उल्कापिंड लोहा और निकिल के बने होते हैं और कुछ उल्कापिंड जो हैं लोहा और सिलिका के भी बने होते हैं। देखिए, पृथ्वी के सतह पर मिलने वाला उल्का का अवशिष्ट जो होता है उसको हम टेक्टाइट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप कोई उल्कापिंड मान लीजिए आया और विखंडित होकर के उसका अवशिष्ट पूरा पृथ्वी पर फैल गया, तो अगर ये जो अवशिष्ट है फैला हुआ उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? टेक्टाइट। अब एक कभी कभी आपसे पूछा जाता है लीप सेकेंड से आप क्या समझते हैं? देखिए, लीप सेकेंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप देखिए कि पृथ्वी पर तमाम उल्कापिंड आकर के गिर रहे हैं, तो जिससे कि पृथ्वी की गति क्या हो रही है? दिन पर दिन धीमी होती जा रही है। अपनी घूर्णन गति इसकी क्या होती जा रही है? धीमा, क्योंकि किसी घूमती हुई चीज़ पर अगर कोई चीज़ बार बार आके गिरेगा तो उसकी गति को क्या करेगा? धीमा कर देगा। तो पृथ्वी पर रोज बहुत सारे उल्कापिंड आकर के गिरते हैं, जिससे कि पृथ्वी की घूर्णन गति धीरे धीरे कम हो रही है, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो इससे पृथ्वी जो हमारी परमाणु घड़ी है उसको कभी कभी 1 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं? रोक देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं लीप सेकेंड। तो आपको लीप सेकेंड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रेटर क्या होता है। तो जैसे कि आप कोई कीचड़ हो और गीला मिट्टी हो, उसमें आप एक जो है पत्थर का टुकड़ा ऐसे फेंक दीजिए तो वहाँ पर क्या होगा? एक गड्ढा बन जाएगा। तो उसी की तरह जब कोई उल्कापिंड बहुत तेज़ी से आता है और पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी पर एक गड्ढा हो जाता है, और उसी गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कापाती क्रेटर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यूएसए में है। क्या नाम है? बैरिंगर उल्कापातीय क्रेटर। तो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कापाती क्रेटर बैरिंगर उल्कापातीय क्रेटर कहाँ पर है? यूएसए में है। अब हमारे देश में भी एक जो है क्रेटर पाया जाता है, लोनार झील। नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो भी एक क्रेटर झील का उदाहरण है। यानी कि कोई उल्कापिंड आकर के गिरा है और लगभग वह उल्कापिंड का व्यास 1.5 किलोमीटर और गहराई 100 किलोमीटर तक वो जाकर के उसमें धंस गया है। तो वहाँ पर एक झील बन गया है, पानी अब भर गया तो वो झील बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि लोनार झील एक क्रेटर झील है जो कि महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में है, और इसका व्यास कितना है? 1.5 किलोमीटर और गहराई कितना? 100 मीटर की है। पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड कौन सा है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड होआ वेस्ट है। होआ वेस्ट ये जो उल्कापिंड है कहाँ पर मिला है? नामीबिया में। एक क्षुद्र ग्रह ऐसा है जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं। तो फोरवेस्टा एक मात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे कि खुली आंखों से देखा जा सकता है। अब इसमें एक टर्म और रह गया, अटेन ग्रहिकाएं किसे कहते हैं? तो देखिए, कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा को क्या करते हैं? काटते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा को काट रहे हों उनको हम क्या कहेंगे? अटेन ग्रहिकाएं। यानी कि क्षुद्र ग्रहों का एक समूह पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट कर जाती है, इसे अटेन ग्रहिकाएं कहते हैं। अच्छा, ऐसे कितने क्षुद्र ग्रह होंगे जो कि पृथ्वी की कक्षा को भी काटते हैं? कितने अभी तक अनुमानित है? 1300। तो अटेन ग्रहिका ध्यान रखिएगा कि जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा को काटते हैं उनको, या पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अटेन ग्रहिकाएं। धूमकेतु या पुच्छल तारा यानी कॉमेट्स क्या होते हैं? पत्थर, धूल, बर्फ, जल कणों, हिमानी गैसों का मतलब अमोनिया गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का जो मिश्रण होता है उसको हिमानी गैस से बोलते हैं। तो पत्थर, धूल, बर्फ, जल कणों और हिमानी गैसों का जो धात्विक पिंड होता है वह सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार या अति परवलयाकार पथ पर घूमता है, और वह पृथ्वी से हमको कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए
एकदम चमकीला दिखाई देता है। और इसी चमकीले चीज को हम लोग धूमकेतु या पुच्छल तारा बोलते हैं। इसको पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। एक्चुअल में एक जो धूमकेतु होता है ये पत्थर, धूल, बर्फ, जलकणों और हिमानी गैसों से बना होता है। लेकिन जब यह सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आता है तो सूर्य की गर्मी से इसका जो मटेरियल होता है वो एकदम पिघल जाता है और वाष्पित हो जाता है। अब सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र से ये जो कण हैं वो आवेशित कण होते हैं और उस चुंबकीय क्षेत्र से ये कण प्रतिकर्षित होते हैं, यानी विपरीत दिशा में उसको बल लगता है। तो ये विपरीत दिशा में इसका एक जो है धूलों और गैसों का एक पूछ निकल जाता है, यानी कि धूल और गैस का एक कई मिलियन किलोमीटर में बादल फैल जाता है और इसलिए हमको ये उसका एक पूछ दिखाई देता है। इसलिए हम इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये जो पुच्छल तारा आप देख रहे हैं इसमें 3 भाग होते हैं। ये बाहर का जो आवरण है जो कि इसको हम लोग कोमा बोलते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग नाभि बोलते हैं और ये इसका जो हिस्सा है इसको टेल या पूछ बोलते हैं। ये देखिए नाभि जो है होता है, नाभि में पत्थर और बर्फ होता है यहाँ पर, और इसके चारों तरफ गैस और धूल के बादल होते हैं। और ये जो पूछ होता है इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जो कि कई मिलियन किलोमीटर में फैले होते हैं। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी पूछ की? हमेशा सूर्य के विपरीत, क्योंकि सूर्य जब भी इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसके विपरीत इसका टेल बनेगा। तो इस तरह से आपने समझा कि धूमकेतु क्या है, यानी सूर्य के चारों तरफ अति परवलयाकार या परवलयाकार पथ पर घूमने वाले वे आकाशीय पिंड जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और जलकणों और हिमानी गैसों से मिलकर बने होते हैं और पृथ्वी से कुछ महीनों से कुछ दिनों तक हमको चमकीले तारे के रूप में दिखाई देते हैं जिसमें कि पूंछ निकला होता है। चूंकि ये देखिए ऐसे घूमते घूमते सूर्य के जब पास आएगा तभी दिखेगा, फिर दूर चला जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से एक पुच्छल तारा जो होता है हमको एक बार दिखाई देने के बाद बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, जिसमें कि हेली पुच्छल तारा है। ये हेली पुच्छल तारा हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। जैसे कि ऐसे घूमते घूमते आएगा, सूर्य के पास आएगा तो दिखेगा, फिर सूर्य से दूर निकल जाएगा तो फिर नहीं दिखेगा। इसी तरह से ओटेरमा पुच्छल तारा है, ये 8 वर्ष बाद दिखाई देता है, ओटेरमा पुच्छल तारा। और ये सदी का धूमकेतु किसे कहा गया है? तो आइसन धूमकेतु 28 नवंबर 2013 को सूर्य के बेहद नजदीक से गुजरा था, इसलिए इसको सदी का धूमकेतु कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सदी का धूमकेतु किसे कहते हैं, तो सदी का धूमकेतु कहते हैं आइसन धूमकेतु को। अब कभी कभी ये जो धूमकेतु होते हैं ये अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में या सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में टूट जाते हैं और कभी कभी ये टूट करके पृथ्वी पर भी आ गिरते हैं। तो इससे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा विनाश होने की संभावना होती है। इसी तरह का एक पुच्छल तारा था शुमेकर लेबी 9 पुच्छल तारा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से 21 टुकड़ों में टूट गया और टूट करके जो 1994 में बृहस्पति से क्या किया, टकरा गया। तो ध्यान रखिएगा, शुमेकर लेबी 9 ये जो पुच्छल तारा था ये बृहस्पति से टकरा गया था। अच्छा, सर्वप्रथम टाइको ब्राहे ने धूमकेतु की खोज की थी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये जो धूमकेतु हैं या जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो पृथ्वी से भी टकरा सकते हैं और उनके टकराने की पूरी संभावना होती है। जैसे कि आज से 65 मिलियन वर्ष पहले कुछ क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से आके टकरा गए थे और इसके टकरा जाने के वजह से पृथ्वी पर एक बहुत विनाश हुआ और जो डायनासोर वगैरह थे उसी टक्कर में क्या हो गए, उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। और इस टक्कर को हम लोग कहते क्या है, इस टक्कर को हम लोग यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, इस टक्कर को हम क्रिटेशियस टर्शियरी विनाश भी कहते हैं। और देखिए, तो इसलिए
आदमी ने इस टक्कर से बचने के लिए एक तालिका बनाया है, टारिनो तालिका। टारिनो तालिका क्या है? क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतुओं की पृथ्वी से संभावित टक्कर को ध्यान में रखते हुए एक तालिका बनाया गया है और इसी तालिका को हम टारिनो तालिका कहते हैं। इस टारिनो तालिका में 0 से 10 अंक दिया जाता है। जिस क्षुद्र ग्रह को 0 अंक दिया जाता है उसको हम लोग जो है खतरा नहीं मानते हैं, यानी कि उसमें उसको पृथ्वी से टकराने के कंडीशन में नहीं होता है। और उसको हम रंग के हिसाब से दिखाएं तो उसको हम कैसा दिखाते हैं? सफ़ेद। जिसको हम लोग 1 नंबर देते हैं, जिन क्षुद्र ग्रहों को 1 नंबर देते हैं टारिनो तालिका में, उसको हम हरा रंग से दिखाते हैं और वो संभावना होता है कि पृथ्वी से टकरा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। 2, 3, 4 इस कैटेगरी में जिनको नंबर देते हैं उसको हम पीला से दिखाते हैं और निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकते हैं। 5, 6, 7 जिनको नंबर दिया जाता है उनको नारंगी रंग से दिखाते हैं। इन पर निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कभी भी पृथ्वी से आके टकरा सकते हैं। और 8, 9, 10 ये लाल रंग से इनको लाल रंग से डिनोट करते हैं। निश्चित रूप से टक्कर होने की संभावना होती है। तो यानी जो क्षुद्र ग्रह या जो पुच्छल तारे या जो धूमकेतु 8, 9, 10 की श्रेणी में आते हैं वो लाल से उसको लाल से दिखाते हैं और निश्चित रूप से उसके पृथ्वी से टक्कर होने की संभावना होती है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्र ग्रह की टक्कर से प्रभावित जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह मध्य ऑस्ट्रेलिया में 400 किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। ऐसे क्षुद्र ग्रहों से अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए तमाम प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे ग्रेविटी ट्रैक्टर ये एक प्रोग्राम है। इसमें जो है हम एक ऐसे यान का निर्माण कर रहे हैं जिसको हम तैनात करेंगे अंतरिक्ष में और क्षुद्र ग्रहों को उससे हम क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे, जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा होगा। नियर प्रोग्राम एक चलाया गया है। नियर प्रोग्राम में भी जो है ये किया जाएगा कि क्षुद्र ग्रहों को चंद्रमा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और ग्रैंड चैलेंजर परियोजना भी चलाया गया है। इस परियोजना में भी क्षुद्र ग्रहों को हम लोग खोजेंगे और उसको नष्ट करेंगे। तो इस तरह से तमाम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।